बेटे आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे टॉपिक का। अच्छा वो जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था आपको कर लिया पक्का? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मैं जब क्लास छोड़ूंगा तो मुझे बता देना। हाँ, आंसर में लिखने में गलती है, वैल्यू सही लिखा हुआ है वैसे तो, कैलकुलेशन में गलत आ रखा है। तो थोड़ा बता देता हूँ बेटे, थिंग नहीं रहे। आप लोगों के पास अगर फैकल्टी के कॉन्टैक्ट नंबर तो वो एनी टाइम घुमाने के लिए नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो ना, तो मित्तल कॉमर्स रिसेप्शन। समझ गया मेरी बात? होगा क्या बेटे, मैं अभी जैसे आज आप में से संजय जैन कौन है? संजय कोई बच्चा होगा, चाहे नाइन कोई स्टूडेंट। अब उस बच्चे को कुछ आ रहा था कि फ़ोन किया तो उठाना पड़ा। इस तरह की जानकारी कि जो नंबर आपके, समझ गए बेटे मेरी बात? समझ गए ना? क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे, परेशान भी हो रहा हूँ। आप 3 बार फ़ोन कर रहे हो, चौथी बार मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि बेटे। और दूसरा, व्हाट्सएप व्हाट्सएप गेम मेरे साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट हो मैं खुद आपके सामने। समझ गए बेटे? जानकारी लेनी हो तो देंगे, इंस्टीट्यूट ले लें जिससे आपको परेशान। हाँ जी। अरे सॉरी बोलने की जरूरत, मैं तो बता रहा हूँ खाली एक बात कि जो भी जानकारी लेनी है वो आप। तो हम लोग कहाँ पे थे बेटे? अकाउंट करंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में थे ना? अच्छा, इसमें आप लोगों का आंसर बताओ क्या है? ये इन्होंने थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन गलत दी हुई। 24,77,000 का 10% निकालेंगे एक दिन का तो कितना आएगा? इतना ही आएगा क्या? पहले एक बार बताओ, ये 14 डेज आपको समझ में आ गए क्या? वैसे 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में दिनों का गैप कितना होता है? 13 दिन का। वैसे ओपनिंग शुरू हो रही है तो 14 दिन लिए जाएंगे। अब मेरे को 14 जुलाई के बाद 29 जुलाई आना है, तो 15 दिनों का गैप आ गया बेटा। अब मुझे 29 जुलाई से 18 अगस्त आना है, जुलाई के 2 दिन, 30 31, 18 दिन किसके? अगस्त के। आ गए। 18 अगस्त से कहाँ जाना है? 9 सितंबर, तो अगस्त में 31 में से आ गए कितने? 13। 13 + 9 22, 22 दिन आ गया। 30 सितंबर से 9 सितंबर जाना है, किस दिन आ गए? और 30 सितंबर से 30 सितंबर की अगर वो तो 21 दिन आई गई 9 महीने। तो ये राशि आपकी निकल कर आ गई क्या बेटे? बराबर 24,77,000 का 10%, एक दिन का ब्याज 679 आ रहा है क्या? और क्रेडिट में 9,45,000 का 8%, ये आ रहा है। हो सकता है आपके पास जो मॉड्यूल हो, पुराना मॉड्यूल आया हो, आपका आंसर 472 रुपये ही आना चाहिए। आ रहा है बेटा? मॉड्यूल में जो एरर है वो आपको, मॉड्यूल में एक सेकेंड। हाँ नहीं मोनू, अब इसको देख ले बेटा, ये वाला आंसर सही है, ठीक है? और ये शिवा और राम वाला क्वेश्चन कर लिया आपने? बहुत इजी लगा होगा, बहुत बहुत इजी। चले देखिए टॉपिक का नाम कंसाइनमेंट। ठीक है मोनू, ये आंसर है। टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग कंसाइनमेंट। आप लोग राजस्थान बोर्ड से हो ना? अगर आपके कोरोना काल के समय कटिंग नहीं हुई होती, आप लोग अपनी 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में और जॉइंट वेंचर का, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोर्स कटिंग हो गई बेटा, आप लोग नहीं पढ़, अब पढ़ेंगे। तब मैं जयपुर में एक फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्शन करता, मान लीजिए कपड़े बनाने का, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बनाता, और राजस्थान में का माल जो है जयपुर में खरीद
ले जाते हैं। लेकिन मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी अपना चाहता हूँ। अब मेरे पास अपने आप इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अकेला जाकर हिंदुस्तान के हर राज्य को भी लिमिटेड सोर्स होंगे कि नहीं, मैं अकेला आदमी हर जगह व्यापार नहीं कर सकता। इसलिए जिस एरिया में भी मैं अपना, हाँ, उस एरिया में मैं एक आदमी एग्रीमेंट कर लूँ, इस बात का एग्रीमेंट कि मैं अपना उस व्यक्ति को भेजूंगा, बेचूंगा नहीं बेटे, भेजूंगा, और वह व्यक्ति तेरे बिहाफ पर, मेरे रिस्क पर अपने इलाके में बेचना हम करेगा, मेरे बिहाफ पर, मेरे रिस्क पर मेरा माल बेचना हम करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ? इस प्रक्रिया को नाम दिया प्रेषण है। इंग्लिश में प्रेषण को कहते हैं कंसाइन। तो कंसाइन शुरू कर। मीनिंग, प्रेषण से आशय, प्रेषण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है, प्रेषण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें जिसमें माल का स्वामी, जिसमें माल का स्वामी अपना माल, में माल का स्वामी अपना माल किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति इस आधार पर भेजता है, किसी अन्य व्यक्ति को इस आधार पर भेज माल उस अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अन्य व्यक्ति की माल उस अन्य व्यक्ति बेचा जाएगा, अन्य व्यक्ति बेचा जाएगा, तथा बदले में, तथा बदले में कमीशन का भुगतान किया जाएगा, तथा बदले में भुगतान किया जाएगा। लिख लिया बेटे? नेक्स्ट लाइन से लिखो। प्रेषण की इस प्रक्रिया निम्न महत्वपूर्ण बातें होती। प्रेषण की प्रक्रिया निम्न महत्वपूर्ण बातें होती। पहला लिखो, इस प्रक्रिया में दो पक्षकार होते हैं। इस प्रक्रिया में दो पक्षकार होते हैं। प्रेषक, प्रेषक इंग्लिश में लिखो कंसाइनर के ब्रैकेट, कंसाइन, एन ओ, कंसाइन, क्या बेटे? तथा प्रेषणी, प्रेषणी पहला हो गया प्रेषण। बेटे बात लाइन लिखो। प्रेषक तथा प्रेषणी, प्रेषक तथा
प्रेषणी के मध्य प्रधान का एजेंट का संबंध होता है। एजेंट का प्रधान तथा विराम या कंसाइन है। प्रधान कौन होता है इंग्लिश में? प्रिंसिपल। क्या कहते हैं प्रधान को? एजेंट को एजेंट ही। प्रिंसिपल का मतलब, एजेंट का मतलब, मैं जयपुर से वही के रहने, मैं आपसे माल, मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरे किस रेट पर बेच, किस प्रकार के नहीं करने, आप सभी माल बेचना है। इसलिए मैं क्या बात सुनना है, डायरेक्शन, डायरेक्शन और लाइन में प्रेषक द्वारा, प्रेषक द्वारा प्रेषणी, प्रेषक भेजे गए, भेजे गए माल के संबंध प्रदान, प्रदान करने हेतु एक विवरण भेजा, एक भेजा जाता है। अर्थ तक इंग्लिश में लिखो फॉर टू फॉर्मा FO टू फॉर बीजक टू फॉर कहा जाता है। तो देखिए बेटे, मैं कहाँ का रहने वाला, आप कहाँ के रहने वाले, मैं जहां पर भी माल भेज, मेरे को आपको बताना पड़ेगा मैंने जो माल आपको भेजा है क्वांटिटी प्रोडक्ट की है, ये प्रोडक्ट आपको रेट में बेचना है, इसकी जानकारी मैं ही तो दूंगा। अब मैंने भेजी है 10,000 इकाई और भेजी है आप 9,600, ना आपने मुझे बताया कि आपको कितना, ना मैं आपको बता, तो जब मैं साल के अंत में, तो मैं तो आपसे 10,000 इकाई हूँ, तो आप मुझे कितने का, मेरे द्वारा आपको बताना चाहिए मैं कितना, बस आप माल जो आपके, आप चेक कर पाओगे, अगर कोई कमी बेसी होगी तुरंत मुझे बता, कम, एक लाइन, बदले में, बदले में प्रेषणी द्वारा बेचे गए माल, कॉमा, कॉमा कमीशन इत्यादि से संबंधित, इत्यादि से संबंधित जानकारी, इत्यादि से प्रदान करने हेतु, प्रदान एक विवरण भेजा जाता है, एक विवरण भेजा जाता है।
विक्रय विक्रय में अकाउंट सेल्स के नाम मैं अपना माल आपके पास भेज रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए नहीं कि माल आपने की जानकारी मुझे ले बगैर तो भेजूँ, अंदाजा होना चाहिए कि आपका कमीशन और आपने क्या पे कर दी, प्रॉफिट और लॉस, ये सभी जानकारी ये वो सभी जानकारी आप मुझे जैसे मैं आपको भेजे गए माल प्रो फॉर्मा इनवॉइस में नार्थ बीजा इसी प्रकार से आप बेचे गए माल जानकारी आपने माल कितनी इकाइयाँ, कितना माल खराब, आपका कितना, वो एक विवरण का नाम क्रय विवरण। एक लाइन नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। कंसाइनमेंट पर भेजे प्रेषण पर भेजे माल के विक्रय से होने वाले लाभ अथवा हानि का संबंध प्रेषक से होता है अतः प्रेषण के सभी खर्चे प्रेषक द्वारा ही वहन किए जाते हैं। प्रेषण के सभी खर्चे प्रेषक द्वारा ही वहन किए जाते हैं। बेटा मैं अपना गुड्स जयपुर से आपके पास भेजूंगा, तो जिस भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं अपना माल आपके पास भेज रहा हूं, जैसे मान लीजिए मालगाड़ियों में आपके पास सामान जा रहा है, तो जयपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई रेलवे स्टेशन पर माल पहुंचा देगी रेलगाड़ी, या आप मुंबई के जिस इलाके में रहते हैं पहले रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा मुंबई रेलवे स्टेशन से लेकर आपके गोदाम तक पहले क्या रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी? साहब आपके यहाँ पे माल आया है तो पहले ट्रेन सीधे गोडाउन में जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। माल को कहाँ पटक दिया जाएगा? रेलवे स्टेशन। अब आप उस माल की डिलीवरी लेकर वहां से उठाकर गोडाउन तक लेके जाओगे, तो एक तो खर्चा मैं करूंगा माल को भेजने पर, और एक माल को उठाकर गोडाउन तक ले जाने के लिए खर्चे आप करोगे, और उस माल को बेचने के खर्चे भी आप करोगे। मैं तो भेजने का खर्चा करूंगा, आप गोडाउन तक ले जाने के और माल को बेचने के खर्चे। तो खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कुछ खर्चे मैं कर रहा हूँ, कुछ खर्चे आप कर रहे हैं, लेकिन सभी खर्चों का भार मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि उस व्यापार का मालिक कौन है? मैं। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस भी किसका होगा? मेरा। जो खर्चे आप कर रहे हो ना, उसको हम आपस में क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। जो आप मेरा माल बेचोगे, मैं उसके बदले आपसे पैसे मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? आप बोलेंगे कि हमने आपके लिए 10 लाख रुपए का माल बेच दिया है। मैंने कहा लाओ दे दो 10 लाख। बोले ऐसे कैसे? आपके माल को बेचने के लिए हमने 50,000 के क्या कर दिए? खर्चे। आप काट लेंगे। अब कितने पैसे बचे? 9,50,000। मैंने कहा लाओ 9,50,000 दे दो। बोले ऐसे थोड़ी होएगा, हमने आपका माल बेचा है कि नहीं बेचा है, हमें आपसे क्या लेना है? कमीशन। मैंने कहा कमीशन भी काट लो। आपने 1.5 लाख का कमीशन काट लिया, 9.5 लाख में से 1.5 लाख गया, कितना बचा? 8 लाख। वो 8 लाख आप मुझे दे देंगे। यानी खर्चों का बर्डन मेरे ऊपर ही आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने ये कहा है कि प्रेषक द्वारा ही सभी खर्चे क्या किए जाते हैं? वहन किए जाते हैं। बेटे मेरी बात समझ में आ गई? पक्का ध्यान रहेगा। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अब।
प्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित की गणना की जाती है। निम्नलिखित की गणना की जाती है। पहले, सबसे पहला लिखो, प्रेषणी को देय कमीशन की गणना। प्रेषणी को देय कमीशन की गणना। देख लिया। दूसरा, प्रेषण पर भेजे गए माल से संबंधित हानि की गणना। ठीक है बेटा। तीसरा लिखो, ना बिके हुए माल का मूल्यांकन। चौथा लिखेंगे, प्रेषण पर हुए लाभ अथवा हानि की गणना। प्रेषण पर हुए लाभ अथवा हानि की गणना। 4 पॉइंट लिख लिया बेटा। 5वां लिखिए, प्रेषणी से अंतिम निपटारे के रूप में प्राप्त करने योग्य राशि की गणना। क्या बेटा? ये 5 बातें अगर हम लोग पढ़ लेते हैं ना तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहली बात बोलिए क्या है बेटा? मैं कंसाइनर, आप कंसाइनी। मेरा माल आप फ्री में बेचेंगे क्या? मुझसे क्या प्राप्त करेंगे आप? तो मैं आपको कमीशन जो दूंगा उसकी गणना मुझे करनी पड़ेगी। दूसरा देखो, जब मैं बेटा जयपुर से माल मुंबई जा रहा है, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, या आपके पास माल गोदाम में पड़ा था चोरी भी तो हो सकता है, गोदाम में आग भी तो लग सकती है, तो माल की हानि होगी, तो हानि की भी गणना मुझे करनी पड़ेगी। तीसरा देखिए, मैंने जो आपको माल बेचा क्या जरूरी है सारा बिक जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा ना आपके पास। अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन किए बगैर सही लाभ हानि की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए मुझे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जो दूसरा, चौथा और पांचवा आपने लिखा है ना, चौथे में तो आपने लिखा है लाभ हानि की गणना। उसके लिए हम कंसाइनर के बुक में एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। उस अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम आ जाएगी। इनकम ज़्यादा है खर्चों से तो प्रॉफिट होगा, खर्चे ज़्यादा है इनकम से तो लॉस होगा। और चौथा, पांचवा अपन ने लिखा है कि कंसाइनी से अंतिम निपटारे के रूप में प्राप्त योग्य राशि की गणना। कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट बनाया जाएगा। उस कंसाइनी के खाते का जो भी शेष होगा वो पैसा मुझे किससे लेना होगा? कंसाइनी से। मैं उससे वो पैसे ले लूंगा। 5 बातें आप पढ़ लेंगे, टॉपिक फिनिश हो जाए। ठीक है। सबसे पहला लिखो, कंसाइनी यानी प्रेषणी को देय कमीशन की गणना। प्रेषणी को देय कमीशन की गणना। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैं कंसाइनर जयपुर में रहने वाला हूँ, मैंने मुंबई में माल भेजा है, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में भेजा, इंदौर में भेजा, लखनऊ भेजा, चेन्नई भेजा। तो मेरा माल अलग अलग शहरों में भेजने के लिए मैंने अलग अलग कंसाइनी अपॉइंट किए होंगे। बेटा कुछ जगह मेरा माल बहुत मुश्किलों से बिकेगा और कुछ जगह मेरा माल बहुत आसानी से बिक जाएगा। तो जिस कंसाइनी को मेरा माल बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसे जिस दर से कमीशन दूंगा क्या वही दर
तो जिस मुश्किलों से जिस माल को बेचने के लिए कंसाइनी ने प्रयास किया होगा, क्या वही कमीशन उसे भी उसी प्रकार से दिया जाएगा क्या? यानी कि मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन इस कंसाइनी के साथ है, क्या वही टर्म्स एंड कंडीशन इस कंसाइनी के साथ वही जरूरी है क्या? अलग अलग कंसाइनर कंसाइनी आपस में एक एग्रीमेंट बनाते, क्या बनाते हैं? तो मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कमीशन दूंगा, मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया मैं उसके अकॉर्डिंग कमीशन दूंगा। इसलिए कंसाइनर कंसाइनी को जो भी कमीशन देगा उसकी गणना जो अनुबंध में लिख दिया गया उसकी शर्तों के अनुसार की जाएगी। वैसे कंसाइनर 3 प्रकार के कमीशन कंसाइनी को दे सकता है। पहले बोल देता हूं, रिपीट कीजिएगा। साधारण कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा बोलेंगे परिशोधित कमीशन, टेल क्रेडर कमीशन। तीसरा होता है अधिभावी कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तीनों कमीशन की थ्योरी लिखेंगे, बाद में मैं समझा दूं। पहला लिखो बेटा, साधारण कमीशन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी कमीशन। हाँ बेटे, ऑर्डिनरी कमीशन लिखिए। किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में, किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में ऐसा कमीशन, ऐसा कमीशन कुल विक्रय राशि पर दिया जाता है। ऐसा कमीशन कुल विक्रय राशि पर दिया जाता है। परंतु प्रश्न में, परंतु प्रश्न में विशेष रूप से, परंतु प्रश्न में विशेष रूप से गणना करने, परंतु प्रश्न में विशेष रूप से गणना करने हेतु कहा गया हो, गणना करने हेतु कहा गया हो, तो मूल्यांकन उसी प्रकार से किया जाएगा। तो मूल्यांकन उसी प्रकार से किया जाएगा। लिख लिया बेटे? समझाऊंगा आपको थ्योरी लिखवाने के बाद कंप्लीट। एक लाइन छोड़कर लिखें, अधिभावी कमीशन। अधिभावी, इंग्लिश में बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन लिख लिया? इसमें लिखो बेटे, ऐसा कमीशन ऐसा कमीशन बीजक मूल्य से ऊपर, ऐसा कमीशन बीजक मूल्य से ऊपर माल बेचने पर दिया जाता है। बीजक मूल्य से ऊपर माल बेचने पर दिया जाता है। ठीक है बेटा? नंबर तीसरा लिखो, परिशोधित कमीशन। परिशोधित कमीशन
इंग्लिश में लिखेंगे टेल क्रेडर कमीशन। टेल क्रेडर, DEL डैश CREDER, टेल क्रेडर कमीशन। लिख लिया बेटे, इसमें लिखें ऐसा कमीशन प्रेषक द्वारा स्वयं को डूबत ऋण की हानि से बचाने हेतु, स्वयं को डूबत ऋण की हानि से बचाने हेतु दिया जाता है। स्पष्ट सूचना के अभाव में ऐसा कमीशन कुल विक्रय अर्थात नकद एवं उधार दोनों पर दिया जाता है। नकद एवं उधार दोनों पर दिया जाता है। ठीक है बेटे, लिख लिया सबने। अब इन तीनों का मतलब समझ। पहला कमीशन था साधारण कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा था अधिभावी कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। तीसरा है परिशोधित कमीशन यानी कि डेल क्रेडर कमीशन। बेटा कंसाइनी, डबल ई का मतलब लिखूंगा मैं कंसाइनी और OR का मतलब होगा कंसाइनर। कंसाइनर रहने वाला है जयपुर का और कंसाइनी रहता है बेटे मुंबई में। कंसाइनर जयपुर के रहने वाले मुंबई के कंसाइनी को 10,000 इकाइयाँ सेंड की है, जिसकी कंसाइनर के लिए लागत कितने रुपए की है? 100 रुपये प्रति इकाई। लेकिन बेटा कंसाइनर कंसाइनी को जो माल भेजेगा उसकी कुछ ना कुछ रेट कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बताएगा कि नहीं बताएगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इस बताई गई प्राइस को नाम दिया जाता है इनवॉइस प्राइस। क्या नाम देते हैं इसे? क्योंकि जब सूचनार्थ बीजक भेजा था कंसाइनर ने, कौन सी इकाई कितने में बेचनी है उसकी रेट भी मेंशन की होगी ना बेटे। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब कंसाइनी को अगर माल बेचना है तो कम से कम कितने में बेचना है? 120। अगर वो 120 में माल नहीं बेच पा रहा तो वैसे सारा माल वो किसको वापस भेज देगा? कंसाइनर को वापस भेज देगा। बेटा मेरी बात समझ में आई क्या? इनवॉइस प्राइस का मतलब जिस प्राइस पर कंसाइनी को माल कम से कम बेचना है। हाँ, कंसाइनी चाहे तो खुद की मेहनत से क्या कर सकता है, इससे ऊपर में भी माल बेच सकता है, कम में नहीं बेच सकता। बात समझ में आ गई सबको? अब इन 10,000 इकाइयों में से कंसाइनी ने मान लीजिए 8,000 इकाइयाँ खूब मेहनत करते हुए कितने में बेच दी? 150 में। बढ़िया दिमाग लगाया, बढ़िया स्ट्रेटेजी अपनाई। कितने में बेच दिया बेटा? 12 लाख। बात समझ में आ रही है आपको? इसे अपन नाम देते हैं टोटल सेल्स का। क्या नाम देते हैं इसे हम? बहुत ध्यान सुनेगा। पहला केस मैं कहूं ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% और दूसरे केस में बोलूं ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% ऑन इनवॉइस प्राइस सेल्स। थ्योरी पढ़िए मैंने ऑर्डिनरी कमीशन की थ्योरी में क्या लिखा है। मैंने कहा किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में यह कमीशन टोटल सेल्स पर दिया जाएगा, लेकिन यदि इसकी गणना करने हेतु प्रश्न में कोई साफ तौर पर कुछ कहा गया हो तो जैसा प्रश्न में कहा है वैसा करना पड़ेगा अपने को। फटाफट बोर्ड पे देखिए देखें। पहले वाले केस में मैंने केवल क्या लिखा है? ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट? क्या मैंने कोई स्पेसिफिकेशन ऐड किया क्या बेटा? लेकिन दूसरे वाले केस में ऑर्डिनरी कमीशन 10% तो है,
लेकिन साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी डाल दी क्या मैंने? बोलो बेटे। अब मेरे को पहले वाले केस में कमीशन अगर देना हो तो टोटल सेल्स कितने की है? 12 लाख। 12 लाख का कितना परसेंट दूंगा? 10%। मेरा ऑर्डिनरी कमीशन कितना आ गया? 1,20,000। आई बात समझ? दूसरे वाले केस में देखो, बोलिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% ऑन इनवॉइस प्राइस से। तुमने माल भले 150 में बेच दिया, तुम्हारे और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि ऑर्डिनरी कमीशन की गणना किस पर की जाएगी? इनवॉइस प्राइस के बराबर। अर्थात यदि तुम 8,000 इकाइयों को 150 की बजाय इनवॉइस प्राइस यानी कितने में ही बेचते? 120 में, तो तुम मेरा माल कितने रुपए में बेच पाते? 9,60,000। बेटा दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? पहले मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? देखो उधर 150 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेल्स कौन सी आ गई? 12 लाख। इधर में इनवॉइस प्राइस कितना है पर यूनिट? अरे बोलो बेटे। तो 8,000 बेची गई इकाइयों को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवॉइस प्राइस सेल 9,60,000 आ गई। अब मुझे अगर ऑर्डिनरी कमीशन देना है 9,60,000 का कितना परसेंट? 10%। 99,000 होगा क्या बेटा? ये अपने को मन मर्जी से नहीं सॉल्व करना, क्वेश्चन में जैसा कहा जाएगा वैसा अपने को लिखना होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? ऑर्डिनरी कमीशन 10%। कुछ पंचायती ऐड करी क्या आगे? केवल बोल दिया 10%। तुरंत ढूंढो माल कितने रुपए का बिका? 8,000 इकाइयाँ 150 के हिसाब से बिकी, कितने रुपए में? 12 लाख का 10% बोले तो 1,20,000। आ गई बात समझ? लेकिन दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% ऑन आईपी सेल्स, इनवॉइस प्राइस सेल। तो पहले बिकी हुई इकाइयों को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 8,000 गुना 120 कितना हो गया? 9,60,000। 9,60,000 का 10% कितना हो गया? 96। बेटे बात समझ में आई? पक्की बात क्लियर हो गई? अब अपन लोग दूसरा कमीशन पढ़ेंगे। बेटे जब मैंने आपको कहा कि इसको कमीशन किस पर ही देंगे? 9,60,000, तो आपके मन में थोड़ा सा सवाल आया हो, यार कंसाइनी बेचारे ने माल बेचा कितने में है? 12 लाख में, तो उसे कमीशन सेकंड वाले केस में कम राशि में मिला कि नहीं मिला? थोड़ा सा अटपटा लगा कि नहीं लगा? तो इस प्रकार के एक्स्ट्रा कमीशन को नाम दिया जाता है ओवर राइडिंग कमीशन। क्या नाम देते हैं? देखा जाए तो अगर आप मेरे कंसाइनी हो और मैं आपको ये कहूँ क्या माल तो 12 लाख में बिका, तो पैसे कितने दूंगा मैं? आज का खाना कब खाएगा? एक मिनट। खाना आज का खाना और कल का, परसों का, 10 दिन बाद का। समझ गया तुम? ओवर राइडिंग कमीशन। आपने माल कितने में बेचा है? आप मेरे कंसाइनी हो बेटे, आपने कितने में बेचा और मैं आपको कमीशन किस पे दे रहा हूँ? बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट यही हुआ है कि मैं आपको कमीशन जो दूंगा ना, साधारण कमीशन, वो किसके ऊपर दूंगा? इनवॉइस। लेकिन आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे? यार मैं माल तो कितने में बेच रहा हूँ आपका, और आप मुझे कमीशन किस पे दे रहे हो? 2,40,000 मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है कि नहीं करी है? मुझे इसके ऊपर भी कमीशन मिलना चाहिए। मैंने कहा इसके लिए अपन दूसरा एग्रीमेंट बनाए। इसके लिए कौन सा कमीशन दिया जाएगा? ओवर राइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। बात समझ में आ रही है बेटा? कॉपी में देखो, मैंने आपको थ्योरी में ये लिखवाया है कि ऐसा कमीशन इनवॉइस प्राइस से ऊपर माल बेचने पर दिया जाता है। बात समझ में आई बेटा? अगर आप इनवॉइस प्राइस में माल बेचते तो आप कितने में बेच पाते? 9,60,000। लेकिन अब आपने मेरा माल बेचा कितने में है? 12 लाख। और आपको बेचना कितने में चाहिए था? 9,60। तो आपके एडिशनल एफर्ट का नतीजा आ गया ना? देख बता रहा हूं ना मैं तेरे को, ना लायक। 2,40,000 पे दूंगा ना बेटा, तो मैं आपको कहूंगा प्रश्न में कि ओवर राइडिंग कमीशन जो है वो कितना परसेंट है? मान लो 10%। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000 का 10%, जो कितना हो जाएगा? 24,000। आ गई बात समझ? ये कमीशन कब देंगे? जब इनवॉइस प्राइस से ऊपर माल बिकेगा। फटाफट बोलो, बात समझ में आ गई? अब तीसरा कमीशन देखो कौन सा है? परिशोधित कमीशन। अपन इंग्लिश में याद रखेंगे डेल क्रेडर कमीशन, शॉर्ट में इसे डीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डीसीसी।
बेटा माल बेचने का काम कौन कर रहा है? प्रेषणी। किसका माल बेचने का? मैं तो जयपुर में हूँ, आप मुंबई में हो। मैं आपको कहता हूँ प्रेषणी, माल ज़्यादा बेचो, ज़्यादा बेचो, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट होगा और तुम्हें क्या होगा? कमीशन। आपने बोला सर नकद में माल बेचने में बड़ा दिक्कत आती है, बस उधार में आप मेरे को बेचने के लिए बोल दो, मैं उधार में माल बेचना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा उधार में माल बेचने जाएंगे और कल को किसी व्यक्ति ने तुम्हें उधार बेचे गए माल का पैसा नहीं दिया तो बैड डेट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्योंकि माल का स्वामी कौन है, तो नफा नुकसान भी किसका होगा? मेरा। यार मैं तुम्हें उधार में माल बेचने की इजाजत नहीं दे सकता। तो आपने कहा ठीक है सर, फिर दोबारा ये मत बोलना कंसाइनी माल ज़्यादा बेचो, माल ज़्यादा बेचो। अगर ज़्यादा बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी समस्या हो गई कि नहीं होगी? तो कंसाइनर ने दिमाग लगाया, कंसाइनर ने कंसाइनी के साथ एक अनुबंध किया और उसमें ये लिखा गया कि कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देगा। क्या देगा? जिसका नाम है परिशोधित कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। मतलब साधारण कमीशन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कमीशन भी देगा। और यह एक्स्ट्रा कमीशन लेने के बाद अगर कंसाइनी ने कोई माल उधार में बेचा और पैसे क्या हो गए? डूब गए, तो वह बैड डेट्स की हानि मैं नहीं उठाऊंगा, कंसाइनी ही उठाएगा। बेटे बात समझ में आई क्या? पहले एक बार कॉपी देखिए, मैंने थ्योरी में क्या लिखवाया। ऐसा कमीशन प्रेषक द्वारा स्वयं को डूबत ऋण की हानि से बचाने हेतु दिया जाता है। क्या बेटा? मतलब अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया ना कंसाइनर ने कंसाइनी को और फिर बैड डेट्स का क्या हो गया? लॉस। तो वो नुकसान कौन उठाएगा? और अगर कंसाइनी को बैड डेट्स के बदले में डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिला तो फिर बैड डेट्स का लॉस कौन उठाएगा? कैसे होगा? ध्यान से देखिए बेटा, नकद में माल बिका, मान लो 5 लाख रुपए, और क्रेडिट सेल हुई 7 लाख। क्या टोटल सेल्स 12 लाख हो गई बेटा? 12 लाख का आपने 10% क्या दे दिया? कितना आ गया? ओके, ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। और मैं आपको इसी का 5% क्या दे देता हूँ? डेल क्रेडिटर कमीशन। तो मैं आपको कितना कमीशन दे दूंगा? अब देखा जाए तो मेरे को आपको केवल कौन सा कमीशन देना चाहिए था? 12,000 नहीं, 1,20,000 ऑर्डिनरी कमीशन देना चाहिए था। मैंने आपको माल तो बिका एक बार और कमीशन मिल रहा है आपको 2 बार। इसका कुछ ना कुछ तो फायदा मुझे पहुंचना चाहिए ना। अब अगर आपको भविष्य में किसी डेटर से पैसे नहीं मिलते तो मैं तो आपकी तरफ से कितने ही पैसे डिमांड करूंगा। मैं तो कहूँगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बैड डेट्स की हानि किसको उठानी है? तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें क्या दे चुका हूँ? टेल कैटर कम। बात समझ में आई? नॉर्मल केस में बताता हूँ। मान लीजिए माल कितने का बिका? 12 लाख, और 50,000 का क्या हो गया? बैड डेट्स। क्या हो गया? अब मैंने कहा बताइए मुझे कंसाइनी से 12 लाख मिलेंगे या 11,50,000 मिलेंगे? तो आपका क्रॉस क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर क्या आपने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। तो कंसाइनी 12 लाख में से 50,000 का नुकसान काट कर ही आपको कितने पैसे देगा? तो आपकी जेब में आने कितने चाहिए थे? आएंगे कितने? तो जो 50,000 कम आए वही आपका घाटा हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? लेकिन आपने 12 लाख रुपए का माल बेचा, 50,000 का नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ बताइए मुझे कंसाइनी कितने देगा? आप क्वेश्चन क्या पूछोगे? क्या आपने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया? मैंने कहा हाँ दिया है। तो फिर कंसाइनी से मुझे कितने ही मिलेंगे? 12 लाख। जहाँ पिछली बार कितने मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? तो मेरे को तो बैड डेट्स का लॉस होने के बावजूद भी मेरे को तो 12 लाख ही आ रहे हैं ना, क्योंकि ये बैड डेट्स का लॉस मैंने नहीं, किसने उठाया? बात समझ में आ गई बेटा? फटाफट रिवाइज करते हैं। कितने कमीशन मिलते हैं? पहला, दूसरा, ओवर राइडिंग, मेरे साथ बोलिए, ऑर्डिनरी, ओवर राइडिंग, टेल क्रेडर। ऑर्डिनरी का मतलब जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होगा तो जो परसेंटेज गिवन होगी वो किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे? सेल्स, टोटल सेल्स के ऊपर। या मान लो प्रश्न में लिखा हुआ जाए कि ऑर्डिनरी कमीशन 10% मिलेगा लेकिन इनवॉइस प्राइस सेल पे मिलेगा। तो जो माल आपने बेचा है उसके पहले क्या पता करो? इनवॉइस सेल्स पता करो। जो टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगी इनवॉइस से मल्टीप्लाई करने पर, उसका अपन लोग ऑर्डिनरी कमीशन दे देंगे। पहला एग्जांपल दिया था आपको मैंने,
ये लिखा होना जरूरी है बेटा कि ऑर्डिनरी कमीशन इज 10%, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% एट इनवॉइस प्राइस सेल। तो फिर प्रश्न में इनवॉइस प्राइस ढूंढना पड़ेगा, बिकी हुई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके बिके गए माल की इनवॉइस प्राइस निकालनी पड़ेगी, उसका हम पर कमीशन देंगे। समझ में आ रही है आपको बात? दूसरा अपन ने बोला बेटे ओवर राइडिंग। क्यों मिलता है ओवर राइडिंग? कंसाइनर ने कंसाइनी को रेट क्या बताया था? 120। कंसाइनी चाहता तो बड़े आराम से माल 120 में बेच दिया होता, उसने मेहनत करी और कितने में बेचा? तो कंसाइनर को सेलिंग का फायदा 150 का ही होगा कि नहीं होगा? ये किसकी मेहनत का नतीजा है? कंसाइनी को इसके बदले रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। इसलिए जितने में तुम्हें बेचने को कहा था वो रेट तो थी 120, और तुमने बेच के कितने में दिखाया? तो तुमने पर यूनिट 30 रुपए एक्स्ट्रा बेच के बताया। और कितनी इकाइयां बेची? 8,000। 8,000 गुणा 30, तुमने 2,40,000 ज़्यादा बेच के बताया ना। इसका हम तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। इसे क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन। बात समझ में आई बेटा? तीसरा डेल क्रेडर। डेल क्रेडर का मतलब परिशोधित कमीशन। अगर कंसाइनर कंसाइनी को क्या दे देता है तो फिर बैड डेट्स का लॉस जो होगा वो कौन वहन करेगा? कंसाइन। लेकिन अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया तो फिर नुकसान कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। मतलब कंसाइनी बिके हुए माल में से बैड डेट्स की राशि कट करने के बाद बची हुई राशि देगा कंसाइनर, वरना पूरी राशि देगा। फटाफट बोलिए, बात समझ में आई बेटा? एकदम क्लियर है? एक लाइन छोड़कर लिखें। प्रेषण पर भेजे गए माल से संबंधित हानि। प्रेषण पर भेजे गए माल से संबंधित हानि। प्रेषण पर भेजे गए माल से संबंधित हानि। लिखिए, प्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषण की प्रक्रिया में माल से संबंधित माल से संबंधित दो प्रकार की हानि, दो प्रकार की हो सकती है। पहले सामान्य हानि, दूसरा असामान्य हानि। हाँ बेटा, पहला कौन सा बोला मैंने? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल लॉस। दूसरा मैंने बोला इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है बेटा? देखो, हानि का मतलब क्या होता है? मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, मान लीजिए 25,000 रुपये में। ये फ़ोन मैंने 5 साल तक खूब काम में लिया, खूब चलाता गया चलाता गया। अब वो फ़ोन चलना ही बंद हो गया। मैं इसे लॉस बोलूँगा या एक्सपेंस बोलूँगा? एक्सपेंस बोलूँगा। मैंने 25,000 का पूरा फ़ायदा उठा लिया कि नहीं उठा लिया? फ़ोन को खुद बोलना पड़ा, भाई मुझे छोड़ दे, अब मैं नहीं चल सकता। 5 साल तुमने खूब काम में ले लिया। ये लॉस नहीं हुआ, ये क्या हुआ? एक्सपेंस, क्योंकि आपने 25,000 का पूरा पूरा बेनिफिट उठा लिया कि नहीं उठा? या मान लीजिए मैं 25,000 का फ़ोन लाया, सुबह लाया और शाम को गायब हो गया, ये लॉस होगा। अब आपने पहले वाले को लॉस क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपने उसका फ़ायदा उठा लिया। दूसरे वाले में फ़ायदा नहीं उठा सके, तो ये क्या हो गया? लॉस। बात समझ में आ गई? पैसे जो आप खर्च करते हो, अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते और फिर आपको उसका नुकसान हो रहा है तो उसे लॉस बोला जाता है। और अगर आप पैसे खर्च करते हो और उसका फ़ायदा आप उठा लेते हो तो उसे लॉस नहीं, क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। बात समझ में आ गई? प्रेषण पर जब माल भेजा जाता है तो उस माल से भेजे गए माल संबंधित दो प्रकार की हानि होती है। पहली सामान्य, दूसरा असामान्य। सामान्य मतलब ऐसी हानि जो हम मानकर चलते थे कि हाँ यार ये लॉस तो होते ही रहता है, इतना लॉस तो चलता है, या हम मान के भी चलते हैं कि लॉस तो होना ही था। कैसे? बेटा, अपन एक जगह से दूसरी जगह पर, कभी आपने देखा हो तो पानी पहुंचाया जाता है आपके घरों में। जब गर्मियों के समय में पानी का टैंकर जो आपके घर पे वाटर सप्लाई करता होगा, तो जिस जगह से पानी उठकर आपके टैंक में पानी डालने का काम आ रहा है, तो सड़क पे चलते चलते
वो टैंकर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जगह पे आता है तो पानी छलक कर बाहर गिरता है कि नहीं गिरता है? बेटा वह हानि क्या जानबूझकर की गई हानि है क्या? क्या वो जो टैंकर वाला है जानबूझकर खड्डों में गाड़ी को ले जाते जाएगा? बोले पानी तो गिरा ही नहीं, चलो थोड़ा गिरा के चलते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। वो अपने आप गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? वो पानी की प्रकृति है कि वो जैसे ही उबड़ खाबड़ इलाके में आएगा पानी छलक कर बाहर गिरेगा। अब जो भी पानी की एक बूंद भी गिरी है उसका फायदा आप नहीं उठा पा रहे ना, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा लॉस प्राकृतिक अवस्था के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इसे रोक नहीं सकते और आप भी मान के चलते हो कि हाँ यार ये लॉस तो होना ही होना है। अब आपके घर पे पानी पहुंचना चाहिए था पूरा, लेकिन चूंकि छिड़काव होते आया रास्ते में तो आपके घर पे पूरा पानी पहुंचेगा क्या? लेकिन आप फिर भी पैसे पूरे देते हो कि नहीं देते हो? बोलो बोलो, क्यों? कल को आप उसे बोलो कि जो तू छिड़काव करते आया है सड़क पे उसके पैसे काटूंगा, बेटा वो इस बार तो आपको पानी दे जाएगा, अगली बार नहीं दे के जाए, क्योंकि आप उसे बूंद बूंद का हिसाब ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ये कौन सी हानि है? सामान्य हानि, क्योंकि वस्तु की प्राकृतिक अवस्था के कारण उत्पन्न हो रही है। टेल मी यस और नो। इस नुकसान की वहन कौन कर रहा है? आप वहन कर रहे हो, क्योंकि आपने तो पूरे पैसे दिए कि नहीं दिए, चाहे नुकसान हो चाहे ना हो। जो सेलर था जिसने पानी आपको सप्लाई किया उसके लिए इस नुकसान का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि उसको नुकसान नहीं होता तो भी 500 मिल रहे थे, नुकसान हो रहा है तो भी कितने मिल रहे हैं? 500। बात समझ में आ गई क्या? पेट्रोल डीजल भरवाने हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं बेटा, आपने देखा होगा वहाँ पेट्रोल डीजल की स्मेल आ रही होती है, तो वो क्या पेट्रोल पंप वाले ने स्प्रे मारा होता है क्या परफ्यूम की तरह, कि लोगों को सूंघने पर पता चले अच्छा सही बात है हम पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं, बोर्ड पे लिखा हो चाहे ना लिखा हो सूंघने से पता चलेगा कि पेट्रोल पंप पे खड़े? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये स्मेल कहाँ से आई? पेट्रोल पंप में बड़े बड़े टैंकरों से जब पेट्रोल एक जगह स्टोर किया जाएगा या गाड़ियों में जब पेट्रोल डीजल भरा जाएगा तो खुले में आते ही पेट्रोल और डीजल का नेचर ऐसा है कि वो वाष्पीकृत हो जाता है बेटा, वो हवा में इवेपोरेट हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो जो नुकसान हवा में घुलने के कारण हो रहा है आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो वस्तु की प्राकृतिक अवस्था के कारण हो रहा है। उसका नुकसान कौन बियर करता है? आप। कौन बियर करते हैं? क्योंकि वो कंपनी ने उस नुकसान को पहले से लागत में क्या कर दिया होता है? जोड़ दिया। समझ में आ रही है बेटे? लेकिन वो पानी का टैंकर वाला जब आपके घर पे डिलीवर कर रहा था रास्ते में उसको नींद आ गई और उस ट्रक का क्या हो गया? टैंकर का एक्सीडेंट हो गया, पूरा पानी रास्ते में बह गया। आधे घंटे बाद खाली पानी का टैंकर ही आया, पानी लेकर नहीं आया। तो बोलता है जी लाओ पैसे। आप वो क्या बोलोगे? पानी कहाँ है? आप क्या बोलोगे? वो क्या बोलेगा? पानी देखो वहाँ बह रहा, ले जाओ बाल्टियाँ। दोगे क्या पैसे? ये नुकसान आप वहन करोगे क्या? क्या ये वस्तु की प्राकृतिक अवस्था के कारण हो रहा है क्या? अरे तुम्हारी गलती के कारण हो रहा है, रास्ते में सो रहा है तू पागल। बात समझ में आ रही है? ये नुकसान मैं नहीं बियर करूंगा, तुम बियर करोगे। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? बात समझ में आ रही है? एक पेट्रोल पंप पे आग लग गई और हजारों लीटर तेल खराब हो गया, अगले दिन उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जो 100 रुपए का था 110 का हो गया। क्या आप उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराएंगे क्या? वो नुकसान आप बियर करेंगे क्या? आप किसी और से बियर कर लोगे? अगर उस व्यक्ति को अपना माल बेचना है तो पेट्रोल का भाव उसे 100 रुपये ही रखना पड़ेगा ना, वो आपसे वसूल नहीं कर सकता। तो कंसाइनमेंट की प्रोसेस में भी माल को भेजने पर माल दो प्रकार से नुकसान हो सकता है, सामान्य और असामान्य। अगर कंसाइनर कांच के आइटम भेज रहा है या खाने पीने की वस्तुएं भेज रहा है तो एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने पर सामान्य टूट फूट होती है, इस लॉस को नाम देते हैं नॉर्मल लॉस। और एक्सीडेंट हो जाए या गोदाम में आग लग जाए या चोरी हो जाए, यह नुकसान जो होगा वो कौन सा होगा? एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आई? लिखो पहला सामान्य हानि। सामान्य हानि लिखिए जरा इसमें। ऐसी हानि, ऐसी हानि वस्तु की प्राकृतिक अवस्था के कारण, प्राकृतिक अवस्था के कारण उत्पन्न होती है। प्राकृतिक अवस्था के कारण उत्पन्न होती है तथा इसे रोका नहीं जा सकता है, तथा इसे
रोका नहीं जा सकता। पूर्ण विराम। ऐसी हानि को शेष बची हुई, ऐसी हानि को शेष बची हुई इकाइयों द्वारा, शेष बची हुई इकाइयों द्वारा वहन कर लिया जाता है, वहन कर लिया जाता है, जिससे शेष बची हुई इकाइयों का, शेष बची हुई इकाइयों का लागत मूल्य बढ़ जाता है। शेष बची हुई इकाइयों का लागत मूल्य बढ़ जाता। अतः सामान्य हानि की लेखा पुस्तकों में, सामान्य हानि की लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। देखो बेटे, कंसाइनर ने कंसाइनी को 10,000 इकाइयां भेजी हैं 100 रुपए लागत मूल्य वाली। तो 10 लाख रुपए की क्रय का माल खरीदा हुआ भेजा होगा कंसाइनर ने। जयपुर से मुंबई माल जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? टोटल खर्चा हो गया बेटा 10,50,000। प्रति इकाई लागत मूल्य अगर मुझे ज्ञात करना हो तो यह 10,50,000 का खर्चा कितनी इकाइयों पर विभाजित किया जाएगा? 10,000। तो प्रति इकाई लागत मूल्य कितना आया? 105। अब मैं कह रहा हूँ कि खर्चा तो कितना लग चुका है? 10,50,000। लेकिन कंसाइनी के पास जो माल भेजा उसमें से 10,000 इकाई में से 1,000 इकाई सामान्य कारणों से टूट फूट गई, तो अब कंसाइनी मात्र कितनी इकाइयां ही बेच पाएगा? 9,000। तो पहले वो कस्टमर को 10,50,000 रुपए में कितनी इकाई बेच पा रहा था? तो कस्टमर के लिए पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी? 105। लेकिन अब वह कस्टमर को 10,50,000 रुपए में केवल कितनी इकाई बेच पाएगा? आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 116 रुपए 67 कुछ कीमत निकल कर आएगी। हाँ, तो 66 को अपन ने 67 कर दिया बेटा। तो कहाँ कस्टमर कितने पैसे दे रहा था आपको, अब उसे कितने देने पड़ेंगे? तो प्रति इकाई लागत मूल्य बढ़ गया ना बेटे। अच्छा, इस प्रश्न में नफा और नुकसान किसका होता है? चैप्टर में नुकसान प्रॉफिट किसका है? कंसाइनर का। तो कंसाइनर के लिए कॉस्ट कितनी लगी बेटा, और उसे सेल्स भी कितने की हो गई? तो उसकी जेब में से जो 10-50 गए वही माल बेचकर वापस आ गए कि नहीं आ गए? कंसाइनर की बुक में तो कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई लॉस नहीं आया, लेकिन ये नुकसान किसने झेल लिया? कस्टमर ने। कंसाइनी ने नहीं, किसने? कस्टमर ने। बेटा कंसाइनी तो खाली मीडियोटर है, खाली माध्यम है। खरीद कौन रहा है? कस्टमर। किसका माल? कंसाइनर का। किसके द्वारा? कंसाइनी के द्वारा। बात समझ में आ गई? अगर नुकसान नहीं हुआ होता तो आप कस्टमर थे, आपको कितनी इकाइयां मिलती 10-50 देने पर? तो आपको कितने पैसे देने पड़ते प्रति इकाई? अब आपने दिए तो कितने पैसे? 10,50,000, लेकिन कितनी इकाइयों के? तो आपके लिए प्रति इकाई लागत मूल्य कितना हो गया? बात समझ में आई बेटा? जाते जाते एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। गर्मियों के समय पे अगर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है और आप 150 लोगों को बुलाते हैं, तो आपको उनको पानी ठंडा पिलाना होता है ना बेटा। अगर आपके पास घर में इतना बड़ा फ्रिज नहीं है कि बहुत सारा बर्फ़ आप जमा सकें, तो आपको आइस फैक्ट्री से बहुत सारा बर्फ़ खरीदना पड़ता होगा। उसे आप स्टोर करते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। आपने जिस आइस फैक्ट्री से वो बर्फ़ खरीदा होगा, उस समय जो उसका वज़न होगा उसके हिसाब से अपने पैसे दिए होंगे। उस समय वज़न क्या होगा? मान लीजिए 100 किलो। कितना था? गर्मी में जैसे ही बर्फ़ खुले में आएगी, गर्मी के कारण बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा। जो भी बर्फ़ पिघल कर पानी बन के बह गई होगी, तो आपके लिए नुकसान हो गया ना बेटा। अब आप जब घर पे उसे आप कंज्यूम करेंगे, बताइए 100 किलो के बराबर करेंगे या उससे ज़्यादा या उससे कम? आपने पैसे तो दिए थे 100 किलो के और आप फ़ायदा उठा रहे हो 100 किलो से कम का।
तो आपके लिए प्रति इकाई लागत मूल्य बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आ गई आपको मेरी बात? पक्की समझ में आ गई? मान लीजिए आपने 10,000 रुपये दिए थे 100 किलो, अब आप 100 किलो के बजाय मात्र 90 किलो ही कई बर्फ उठा पा रहे हैं। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 10,000 को किससे डिवाइड किए? 100 से। तो आपके लिए प्रति इकाई लागत मूल्य 100 रुपये आ गया क्या बेटा? अब आप जरा 10,000 को 90 से डिवाइड करके देखो फटाफट। 111 रुपये कुछ आया क्या? 111 रुपये 11 पैसे आ रहा होगा। तो आपकी जेब पे 11 रुपये 11 पैसे का बर्डन आ गया कि नहीं आ गया? कस्टमर को ही नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि ये सामान्य हानि उसी को वहन करनी, क्योंकि माल उसी के लिए बनाया गया। समझ में आ गई बेटे बात? कल आगे चर्चा करेंगे एबनॉर्मल लॉस। अंडरस्टूड बेटा?